हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमिक्स इन इजी वे। आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही अच्छा टॉपिक का नाम है भुगतान शेष। इस टॉपिक को आज हम बहुत ही मज़ेदार तरीके से पढ़ेंगे। मैं आपको एश्योरेंस दिलाती हूँ कि आपको ये टॉपिक डेफिनेटली समझ में आएगा। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस टॉपिक को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टोरी। आप जब इस स्टोरी को पढ़ेंगे, इस स्टोरी को आप टॉपिक के साथ रिलेट कर पाएंगे, और रिलेट करेंगे तो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो स्टोरी को शुरू करते हैं। दो कंट्रीज़ हैं, दो देश हैं। एक का नाम है एक्सपोर्टेनिया, दूसरे का नाम है इम्पोर्टेनिया। एक्सपोर्टेनिया जो है वो एग्रीकल्चर ज़्यादा करता है, यानी कि एग्रीकल्चर में ज़्यादा उसका कंट्रीब्यूशन है। इम्पोर्टेनिया जो है वो ज़्यादातर मशीनों का प्रोडक्शन ज़्यादा करता है। तो दोनों कंट्री आपस में, एक्सपोर्टेनिया दोनों आपस में गुड्स को एक्सचेंज करते हैं। अब एक्सपोर्टेनिया एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन करता है, तो उससे जो है वेजिटेबल का प्रोडक्शन करता है, और इम्पोर्टेनिया को वो क्या करता है, सेंड करता है। वैसे ही इम्पोर्टेनिया भी क्या करता है, मशीनों का प्रोडक्शन करता है और एक्सपोर्टेनिया को देता है। दोनों के बीच में एक अच्छा रिलेशन है, दोनों एक दूसरे के साथ में गुड्स एक्सचेंज करते हैं और उससे एक दूसरे की करेंसी ले पाते हैं। इसके अलावा वहाँ के लोग, यानी कि एक्सपोर्टेनिया के लोग और इम्पोर्टेनिया के लोग भी एक दूसरी कंट्रीज़ में आते जाते रहते हैं अपनी अपनी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। और कई बार वे लोग एक इवन वहाँ की कंट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, लाइक कंपनीज खरीदना, शेयर्स खरीदना। इस टाइप का रिलेशन भी इन लोगों का है। तो पीपल ऑल्सो गो इन अनदर कंट्रीज एंड टू प्रोवाइड द सर्विसेज, और समटाइम दे डू इन्वेस्टमेंट। इसके बाद एक बार क्या हुआ कि जो एक्सपोर्टेनिया में एकदम से बहुत ज़्यादा भुखमरी की कंडीशन आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि एक्सपोर्टेनिया का जो कृषि का उत्पादन था वो बहुत ही कम हो गया, जिसकी वजह से वह गुड्स को कम प्रोडक्शन कर पाया। लेकिन इम्पोर्टेनिया कॉन्टीन्यूसली अपनी मशीनों का प्रोडक्शन करता रहा और इसकी इकोनॉमी अच्छी फ्लरिश हो गई। दूसरी तरफ जब एक्सपोर्टेनिया से उस इम्पोर्टेनिया को अच्छी गुड्स नहीं मिली, यानी कि अच्छी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं मिला, तो उसकी वजह से क्या हुआ, इम्पोर्टेनिया को भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। उसके यहाँ सप्लाई की कमी होगी, गुड्स की सप्लाई। तो इसलिए इम्पोर्टेनिया ने एक्सपोर्टेनिया की हेल्प की, उसको एग्रीकल्चर रिलेटेड असिस्टेंस दी, मशीनें सेंड करी, जिससे वो वापस से एग्रीकल्चर में अच्छा हो गया और दोनों फिर से अपना एक जो गुड्स का जो रिलेशन था, गुड्स एक्सचेंज का रिलेशन था, वो फिर से उनके बीच में चलने लग गया। तो ये जो स्टोरी हमने पढ़ी, इसको पढ़ने के पीछे जो हमारा पर्पस था वो था हमारा आज का टॉपिक, यानी कि भुगतान शेष, या जिसको हम भुगतान संतुलन भी बोलते हैं। भुगतान संतुलन आखिरकार होता क्या है? भुगतान संतुलन हम कहते हैं जब एक देश शेष विश्व के साथ एक समय अवधि में जो भी मौद्रिक लेन देन करता है उसको हम क्या कहते हैं, भुगतान संतुलन। उसका जो लेखा जोखा, जैसे मैंने कहा एक्सपोर्टेनिया जो है वो एग्रीकल्चर गुड्स को इम्पोर्टेनिया को सेंड कर रहा था, और इम्पोर्टेनिया जो है वो मशीनों को एक्सपोर्टेनिया को सेंड करी थी। ये भी क्या है, एक प्रकार का मौद्रिक लेन देन। तो इस तरीके के मौद्रिक लेन देन का जो विवरण होता है उसको हम क्या कहते हैं, भुगतान संतुलन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं भुगतान संतुलन के घटक। तो भुगतान संतुलन के जो घटक है वो 3 घटक होते हैं: चालू खाता, पूंजी खाता, आधारिक रिजर्व। सबसे पहले हम पढ़ते हैं चालू खाता। चालू खाता उन घटकों को लेता है, यानी कि उन चीज़ों को लेता है जो शेष विश्व के साथ किए जाते हैं, लेकिन जो देश कर रहा है इस टाइप के लेन देन, उससे उसकी संपत्ति और देयता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। संपत्ति मतलब जो भी देश के पास में उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, देयता मतलब कोई लोन वगैरह, इन सब चीज़ों में। तो ऐसी चीज़ों पे उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। अब ऐसी कौन सी गुड्स है? अगर हम स्टोरी के हिसाब से देखें तो जो एक्सपोर्टेनिया अपनी गुड्स भेज रहा है इम्पोर्टेनिया को, और इम्पोर्टेनिया अपनी मशीनें भेज रहा है एक्सपोर्टेनिया को, ये भी आपका किस टाइप के, चालू खाता। क्योंकि इससे उनके ऊपर कोई भी, एक दूसरे के ऊपर कोई बोझ नहीं पड़ रहा है। ठीक है, दोनों एक दूसरे पर कोई बोझ नहीं क्रिएट कर रहे। और दूसरी चीज़, ना ही उनके कोई एसेट्स में कमी आ रही है। तो ये दोनों ही कंपोनेंट किस में आएंगे, चालू खाता में। चालू खाता में कौन कौन सी चीज़ें आती, जैसे कि वस्तु का निर्यात और आयात। वस्तु का आयात और निर्यात, जैसे कि मैंने कहा वस्तु क्या होती है, जिनको हम देख सकते हैं, जैसे कि फ़ोन। तो ऐसे गुड्स को हम क्या कहते हैं, दृश्य मदे या दृश्य व्यापार। सेवा का निर्यात और आयात, सेवा के निर्यात आयात को हम अदृश्य व्यापार कहते हैं।
क्योंकि सेवाएं मित्र होती, सेवाओं को हम देख नहीं सकते, इनको हम सीमा पार करते हुए भी देख सकते हैं, यानी कि सीमा पार करते हुए सॉरी हम देख नहीं सकते, हम सिर्फ इसको क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो ऐसी मदों को हम क्या कहते हैं, अदृश्य मदें। सेवा को हम और भी आगे बांट सकते हैं, कारक सेवा और गैर कारक सेवा। कारक सेवा जैसे आपको याद होगी 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल। वही सेवाएं, ऐसी जो सेवाएं, जैसे मैं आपको कहूँ उस स्टोरी के हिसाब से एक्सपोर्टेनिया के लोग इम्पोर्टेनिया में सर्विस देने जा रहे थे, इम्पोर्टेनिया वाला एक्सपोर्टेनिया, तो वो क्या आएंगे बेटा, कारक सेवाएं। ठीक है। गैर कारक सेवाएं जैसे कि बैंकिंग और इंश्योरेंस की, बीमा की सेवाएं, जैसे मान लो एक्सपोर्टेनिया अपना बैंक इम्पोर्टेनिया में खोल दे, तो ये कैसी सेवाएं हो जाएंगी, आपकी गैर कारक सेवाएं। ठीक है। तीसरा जो चालू खाते का कंपोनेंट है वो है करंट ट्रांसफर, जिसको हम कहते हैं एक तरफा हस्तांतरण। इसमें उपहार, अनुदान, यानी कि जैसे इसमें क्या होता है, एक तरफा भी, एक ने दे दिया दूसरे को। जैसे जब प्रॉब्लम की कंडीशन आई किसमें, एक्सपोर्टेनिया ने, तो इम्पोर्टेनिया की उसने उसकी हेल्प की, किसकी, एक्सपोर्टेनिया की, तो वो क्या हो जाएगा, एक तरफा हस्तांतरण। इस टाइम पे एक्सपोर्टेनिया इम्पोर्टेनिया को कुछ नहीं दे रहा है, जो वो हेल्प करी वो क्या है, आपका करंट ट्रांसफ़र। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, आपको स्टोरी भी अच्छी लगी होगी। ठीक है। तो चलिए, ये था हमारा चालू खाता। चालू खाता में कौन कौन से घटक है, वस्तु का आयात निर्यात, सेवा का आयात निर्यात और एक तरफा हस्तांतरण। अब आ जाइए पूंजी खाता। पूंजी खाता ऐसे लेन देन भुगतान को लेता है जिसमें संपत्ति और देयता की स्थिति किस पर विश्व डालती है, शेष दुनिया के ऊपर प्रभाव डालती है, यानी कि विश्व पे उसका इफेक्ट पड़ता है किस चीज़ के, संपत्ति और देयता में। जैसे कि मान लो भारत है, वो किसी से लोन ले ले, किसी दूसरे देश से, तो उससे क्या होगी, देयता बढ़ेगी, तो वो कौन से आएगा, किस में आएगा बेटा, पूंजी खाते में। कोई दूसरा देश हमारे यहाँ आके निवेश करे, तो निवेश करने से उस देश के क्या बढ़ेगी, संपत्ति बढ़ेगी, तो उसको हम किस में लेंगे, पूंजी खाता में। तो पूंजी खाता के 3 घटक होते हैं, पहला है उधार, दूसरा है विदेशी निवेश, तीसरा है पूंजी खाते अनगत। उधार में हम बाहरी उधार, बाहरी सहायता, विदेशी निवेश में पोर्टफोलियो निवेश और विदेशी निवेश, और अन्य में जैसे कि एनआरआई, कोई एनआरआई जमा कर रहा है, कोई बैंकिंग पूंजी है, या लघु उद्योग व्यापार क्रेडिट है, ऐसी चीज़ें इसमें शामिल होती। चलिए पहले देखते हैं उधार क्या होता है। बाहरी उधार, जब कोई देश बाकी देशों से उधार ब्याज की, बाजार की ब्याज दर पर लेता है, यानी कि मान लो भारत को ऋण की ज़रूरत है और उसने यूएसए से लोन लिया, तो जब बाजार दर पे जो ऋण मिल रहा है उसको हम क्या कहेंगे, बाहरी उधार। एक होती बाहरी सहायता, इसमें भी उधार दिया जाता है, लेकिन उधार जो है वो रियायत दर पे दिया जाता है, यानी कि जो बाजार में ब्याज दर है उससे कम दर पे दिया जाता है, रियायत दर पे दिया जाता है। तीसरा है विदेशी निवेश, जब कोई देश दूसरे कंपनी में जो निवेश करता है उस कंपनी को ही खरीद लेता है, तो ऐसे निवेश को हम क्या कहते हैं, विदेशी निवेश। जैसे कि एमएनसीज है, वो किसका एग्जाम्पल है, विदेशी निवेश का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। पोर्टफोलियो निवेश, पोर्टफोलियो निवेश होता है जब एक देश दूसरे देश में शेयर्स पे निवेश करता है, यानी कि शेयर्स को खरीदता है, तो ऐसे निवेश को हम क्या कहते हैं, पोर्टफोलियो निवेश। ये थे कंपोनेंट किसके, चालू पूंजी खाता के। पूंजी खाता में कौन कौन से, पहला मैंने सिर्फ उधारी, उधारी से क्या बढ़े, क्या क्या इफेक्ट होंगी, देयता। दूसरा मैंने आपको बताया निवेश, निवेश से क्या होगा, हमारे असेट्स बढ़ेंगे, यानी कि संपत्ति बढ़ेगी, तो ये किस में आते हैं, हमारे पूंजी खाता में। तो पूंजी खाता में क्या आता है, आपका बाहरी सहायता और निवेश। तो भुगतान संतुलन जो है वो किन किन चीज़ों से बनता है, चालू खाता, चालू खाते की जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगी वो, पूंजी खाते की जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगी वो, और दूसरा जो है, तीसरा भूल चूक, कि हम कुछ प्राय हमने ले लिया 3, तो उससे हम क्या करें, भूल चूक को माफ़ किया, अभी भूल चूक हटा दी। अब इसके बाद अगर मान लो हमारा अकाउंट जो है वो ऋणात्मक रूप में आता है, मान लो ऋणात्मक आया -75, तो अब उसको भरपाई करनी पड़ेगी। उस भरपाई को पूरा करने में हमारी कौन मदद करता है, आधारिक रिजर्व, और ये आधारिक रिजर्व ही भुगतान संतुलन का तीसरा मुख्य घटक होता है। समग्र शेष अतः, यानी कि जो सबका टोटल है उसमें क्या करता है, आरबीआई आधारिक आरक्षित कोष में प्रदर्शित करता है, यानी कि उसमें कुछ अपने अंतर्गत लेता है और उसको चेंज करता है। आरबीआई देश के विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षण होता है। हम सबको पता है कि विदेशी मुद्रा का भंडार किसके पास होता है, आरबीआई के पास, जो देश के सभी विदेशी मुद्रक लेन देन आरबीआई के माध्यम से किए जाते हैं। यदि मान लो जैसे मैंने कहा वहाँ हमारे केस में जो मैंने टोटल बताया उसमें क्या आया था, ऋणात्मक, तो ऋणात्मक को दूर करने के लिए आरबीआई क्या करेगा, अपनी तरफ से पैसे किसको देगा, बैंक को, अपनी तरफ से पैसे उस पर पूरा करेगा। ठीक है। और मान लो वो पॉजिटिव में,
तो वही पैसे किसके पास चले जाएंगे, आरबीआई के पास चलेंगे। तो इसको हम किस में लेते हैं, सरकारी रिजर्व खाते में। तो यानी कि पहले तो हम लेंगे करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, फिर उसमें भूल चूक करके फिर जो लास्ट में जो हमारा अकाउंट आएगा वो आएगा हमारा सरकारी रिजर्व खाता। और सरकारी रिजर्व खाता किस चीज़ के लिए काम आता है, वो आता है जो भी हमारा भुगतान शेष जब भी घाटे में उसको ठीक करने में काम में आता है। तो ये थे हमारे 3 मुख्य घटक, पहला चालू खाता, दूसरा पूंजी खाता, तीसरा सरकारी रिजर्व खाता। तो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिए ताकि बाकी बच्चे भी इससे पढ़ सकें। थैंक यू।